Now today's the topic is the what is a functional dependency. जिस तरह से आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि फंक्शनल डिपेंडेंसी आई मीन वहाँ पे आपने फंक्शन करके पढ़ा है. आई विल स्टार्ट फ्रॉम द मैथ्स कि मैथ्स में फंक्शन जो हम पढ़ते हैं उसका क्या मतलब है. और वो जैसे सपोज करिए आपने यहाँ पे पढ़ा है कि y इक्वल टू एफ एक्स होता है यहाँ पर. तो इसका मतलब है कि y की वैल्यू जो है वो इस फंक्शन पर डिपेंड कर रही है. आई मीन यहाँ पर एक इक्वेशन है. लेट्स टेक आई एम टेकिंग हियर इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वन. आई एम टेकिंग दिस, यानी कि अगर x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी तो आप ये मैथ्स में क्या करते हो कि x की वैल्यू अगर चेंज हो रही है, सपोज करो मैंने x की वैल्यू पहले 0 ले ली, फिर 1 ले ली, फिर 2 ले ली. आई एम टेकिंग ओनली 3 वैल्यूज. आई मीन हियर आई एम राइटिंग x इक्वल टू 0 आइदर 1 और 2. देन हम यहाँ पे y निकालना चाहते. इफ आई एम पुटिंग हियर x इक्वल टू 0 देन द y विल बी 1, यानी कि y की एक वैल्यू 1 आ गई. अगर हमने x इक्वल टू 1 रखा तो 1 का स्क्वायर इज नथिंग बट 1, 1 प्लस 1 इज नथिंग बट 2, यानी कि y की वैल्यू अगेन यहाँ पे 2 आ गई. इफ आई एम कीपिंग हियर x इक्वल टू 2 देन द y विल बी वॉट x स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर मतलब 4 हो गया. 4 प्लस 1 दैट इज अ 5, यानी कि y की वैल्यू 5 हो गई. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फंक्शन है दैट इज अ y इक्वल टू एफ एक्स. और ये जो होता है ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो राइट हैंड साइड एक इक्वेशन होगी वो x के टर्म्स में होगी, बिकॉज यहाँ पे f इंडिकेट की देयर इज अ रिलेशन बिटवीन y एंड x. और ये जो फंक्शन यहाँ पर डिफाइन करता है इन दोनों के बीच का रिलेशन कि जो राइट हैंड साइड इक्वेशन होगा उसमें सारे टर्म्स x के ही होंगे और कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगी. तो आपने देखा कि x की वैल्यू हम चूज कर रहे थे और x की वैल्यू चूज करते वक्त आपने देखा कि y हम कैलकुलेट कर रहे हैं, आई मीन हम कंप्यूट कर रहे हैं. तो आप ये देख रहे हैं कि y जो है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है और x जो है वो इंडिपेंडेंट है. बिकॉज अगर हम x की वैल्यू 100 ले लें तो बेस्ड ऑन द 100 y विल बी वॉट, उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू हो जाएगी. तो यहाँ पर हम बोलते हैं x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है एक डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो दिस इज द वे यू आर लर्निंग इन द मैथ्स. आई मीन डिस्क्रीट में आपने पढ़ा होगा कि फंक्शन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये इसका क्या मतलब है. इसी तरह से अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डीबीएमएस में कि व्हाट इज अ फंक्शनल डिपेंडेंसी. अब यहाँ पर हम एक्चुअली कोई वैल्यू कंप्यूट नहीं करने जा रहे हैं. आप लोगों ने ऑलरेडी मैंने एसक्यूएल में आपको पढ़ाया है. इफ आई से कि डिस्प्ले ऑल दोज एम्प्लॉय हु आर वर्किंग इन द डिपार्टमेंट नंबर 10, तो व्हाट यू राइट हियर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर डीपीटी नंबर इक्वल टू 10 आपने लिखा. तो इसका मतलब है कि अगर मुझे ये एट्रीब्यूट जो है डिपार्टमेंट नंबर का, जो ये एट्रीब्यूट बोलते हैं, इसे आप सबको पता है कॉलम का नाम है एट्रीब्यूट. यहाँ पे आप कॉलम बोलिए एट्रीब्यूट बोलिए. तो अगर मुझे ये डिपार्टमेंट नंबर का वैल्यू पता है कि आई एम लुकिंग दोज एम्प्लॉय हु आर वर्किंग इन डिपार्टमेंट नंबर 10, देन आई विल गेट ऑल दैट रिकॉर्ड्स. आई मीन आपने देखा कि बेस्ड ऑन द सिंगल एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे मल्टीपल डेटा को सर्च कर लिया. इफ आई राइट योर एम्प्लॉय नंबर देन दैट ऑल्सो गिव द डेटा. तो यहाँ पर हम फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात ये कर रहे हैं कि हम ऐसे कौन से एट्रीब्यूट सेलेक्ट करें जिसकी मदद से हमें पूरा का पूरा डेटा रिट्रीव हो जाए. वॉट एवर आई एम लुकिंग हियर दैट इज कॉल्ड द फंक्शनल डिपेंडेंसी. तो हम यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात करें. लेट्स टेक वन एग्जांपल हियर आई हैव टेकन. यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे टेबल मैंने लिया है कि यहाँ पर एक अल्फा है, दूसरा यहाँ पर बीटा है. आई मीन 2 कॉलम है. आप यहाँ पर अगर आपको इजी पड़ रहा है तो मैं यहाँ पर अगेन एम्प्लॉय आईडी दैट इज ईएमपी नंबर और दूसरा यहाँ पर ई नेम ले लिया. सपोज एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर 7303 है और 7404 है और यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम किंग है और यहाँ पे स्कॉट है. तो अब यहाँ पर हम देखें कि 2 कॉलम ही मैंने लिया. आप यहाँ पे और भी है, इसकी सैलरी भी है, एड्रेस भी है एम्प्लॉय की. देयर आर सो मैनी कॉलम्स आर देयर और यहाँ पे डेटा अवेलेबल है. इफ़ आई टेल कि आप मुझे एम्प्लॉय नंबर आई मीन डिपार्टमेंट में जितने भी इस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हैं उन सभी की एम्प्लॉय आईडी दे दीजिए. तो आप जाएंगे और इस फर्स्ट कॉलम में जितने भी डोमेन वैल्यू आप मुझे उठा के दे दोगे. इसी तरह से इफ आई आस्क कि जितने भी एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं बस मुझे उनका नाम ला के दे दीजिए, तो वो एम्प्लॉय आएगा. आई मीन जो भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो क्या करेगा, एम्प्लॉय नेम की कॉलम से ये वाली वैल्यू सारी उठा लेगा. ये जो किंग स्कॉट ये सारे नेम लेगा और ले लेगा. क्योंकि हम आस्किंग वन पर्टिकुलर थिंग, आई मीन वन पर्टिकुलर डोमेन वैल्यू मैंने पूछा आपसे कि मुझे सारे एम्प्लॉय नंबर बता दो, सारे एम्प्लॉय के नेम बता दो.
तो आपको ये डेटा मिल गया। दैट इज़ वेरी इजी, क्योंकि हर एक कॉलम का अपना नाम था और उस नाम के आधार पे आपने जाके डेटा को सर्च किया और हमें रिपोर्ट बना के दे दी। बट प्रॉब्लम क्या आती, सपोज इफ आई आस्क आई वांट टू नो what is the total information of this 73097 employee, तो व्हाट यू विल डू कि भाई 7303 की अगर मुझे किसी का यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या करोगे, ये वाले कॉलम पे गए और इसका ये सारा डेटा आपने उठा लिया यहाँ से और आप यहाँ पे बता दोगे कि एम्प्लॉय का नाम क्या, उसकी सैलरी क्या है, डिपार्टमेंट नंबर क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू, आई मीन दिस वैल्यू अगर आपको पता हो, तो हम मान लेते हैं ये रिकॉर्ड R1 है और ये R2 है। तो अगर मुझे एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड की वैल्यू चाहिए तो आप ये देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए मुझे एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाती तो मैं बाकी सबको निकाल सकती हूँ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर मैंने कहा कि भाई R2 है और लेट्स टेक यहाँ पे कि अगर मुझे यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर पता है तो मैं ये सारी चीज़ें डेटा रिट्रीव कर सकती हूँ। तो दैट मीन्स कि एम्प्लॉय नंबर पर ये बाकी सारे एट्रीब्यूट्स डिपेंड कर रहे हैं। अगर मैंने कहा कि भाई किसी एम्प्लॉय की सैलरी 3000 है, उसका ज़रा डेटा लेके आओ, और आपको पता है कि एम्प्लॉय टेबल में आपके पास यहाँ पर, ओके आई विल गिव हियर वन एग्जाम्पल, just a minute, I will open the table, then you will understand very easily. See this, I opened this table, then you will understand यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है। आपको इस टेबल की मदद से ही बताती हूँ मैं। तो ना यहाँ पे देखिए कि अब हम यहाँ पर एक ऐसा, अगर मैंने बोला कि देखिए यहाँ पे जितनी एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय टेबल में 8 एट्रीब्यूट्स है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर है, ई नेम है, जॉब है, मैनेजर नंबर है, हायर डेट है, सैलरी है, कमीशन है, डिपार्टमेंट नंबर है। तो इफ आई से कि डिस्प्ले ऑल दोज एम्प्लॉय हु आर वर्किंग इन डिपार्टमेंट नंबर 10, तो व्हाट इज हमारा जो की एट्रीब्यूट क्या है, मैंने की क्या टाइप किया कि 10 वालों को हम यहाँ पे पकड़ेंगे और ढूंढते चले जाएंगे। तो हमारे पास 3 एम्प्लॉय हैं जो डिपार्टमेंट नंबर 10 में काम कर रहे हैं, और आप इसके सामने जाएगा, आई मीन डेटाबेस जाएगा और इसको, इस वाले रो को और इस वाले रो को आपको फिल्टर करके आपके सामने एक रिपोर्ट तैयार करके दे देगा। अब अगर मैंने बोला कि डिस्प्ले दोज एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 3000 है, तो आप देखो कि ये 3000 वाले को लेगा। अब मैंने ये बोला आपसे, क्वेश्चन मैंने बोला मुझे एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, मैंने बोला कि मुझे उन एम्प्लॉयज के नाम बता दो जिनका सैलरी 3000 है, जिसकी सैलरी 3000 है, तो मुझे उस एम्प्लॉय का डेटा चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 लोगों का नाम ला के दे देगा, स्कॉट एंड फोल्ड का दे देगा। बट अगर मुझे ये पता करना है कि भाई मुझे केवल एक पर्टिकुलर डेटा को, जिसकी सैलरी, एक एम्प्लॉय है, आप गए एक्सेंट जो अकाउंट डिपार्टमेंट में चले गए और आपने उससे बोला कि मुझे एक एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन चाहिए, बस मुझे उसकी सैलरी पता है कि कितनी है, तो वो कहेगा भाई यहाँ पे तो 2 एम्प्लॉय आ रहे हैं, एक तो स्कॉट है, दूसरा फोर्ड है, जिसका एम्प्लॉय आईडी ये है और ये है। तो वो बोलेगा कि नहीं मुझे तो केवल एक एम्प्लॉय के लिए भेजा गया है, आई मीन वो प्यून है, वो गया है कि मेरे हेड ने तो बोला है किसी एक को इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो बोलेगा नहीं, बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर डेटा आई एम गेटिंग 2 रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे क्या है कि दैट मीन्स सैलरी जो है, सैलरी वाला जो कॉलम है, अगर मैं उसे की एट्रीब्यूट लूँ तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इस की के बेस्ड पे हमें 2 डेटा मिल रहा है और ये 2 डेटा हमें कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है।
बिकॉज आई वॉज लुकिंग वन सिंगल रिकॉर्ड, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस तरह से कॉलम का सबका अपना अपना नाम है, उसी तरह से रिकॉर्ड के कोई नाम नहीं है। ये तो मैंने प्रोवाइड किया R1 R2 R3, इस तरह से आपके टिल 14 यहाँ पर रिकॉर्ड्स हैं, तो मैंने R1 R2 R4 14 कर दिया। बट हम ऐसा कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 8 कॉलम में से किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को हम यहाँ पर देखेंगे, जिससे हम हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये देखना पड़ेगा कि हमने अपने इस टेबल में किसको प्राइमरी की बनाया, आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने एसक्यूएल में यही पढ़ा है कि किसको मैंने प्राइमरी की बनाया, क्योंकि प्राइमरी की एक ऐसा कीवर्ड है जिसके अंदर दो बातें होती हैं। एक तो वो नॉट नल होता है, आई मीन उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आपको डालनी होगी। दूसरा वो यूनिक होता है, दैट मीन्स यूनिकली वैल्यूज को आइडेंटिफाई करता है। तो आप अगर एम्प्लॉय नंबर को आप देखें तो एम्प्लॉय नंबर एक ऐसा कॉलम है, एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसमें आप हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इफ समवन आस्क कि प्लीज प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉर 7839, तो आप यहाँ पे जाओगे, आई मीन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, अपनी क्वेरी पे लिखेगा डिस्प्ले, आई मीन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय where the employee number is this, then you will get only this particular employee complete information। आप बता सकते हो कि भाई इसका नाम किंग है, प्रेसिडेंट है, उसका जॉब, उसका एम्प्लॉय मैनेजर कोई भी नहीं है, ही इज द बॉस ऑफ द कंपनी, नाउ हायर डेट आई मीन ज्वाइनिंग डेट उसकी ये, सैलरी उसकी ये है, और डिपार्टमेंट नंबर ये है। आप उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड की आप बता सकते हो। तो इसका मतलब है कि with the help of employee number I can get the complete information of one particular employee। इसी तरह से अगर आप ये कहें कि इस दूसरे नंबर को ले लिया मैंने यहाँ पे 7698, तो ऐसा नहीं कि 7698 अगर मैंने डाला तो ये इस एम्प्लॉय की पूरी डिटेल बताएगा। कैन आई से कि 7698 मैंने डाला तो वो किंग की सारी इंफॉर्मेशन देगा? नो, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एम्प्लॉय नंबर ये ब्लैक के लिए है। तो इफ आई एम राइटिंग हियर कि वेयर द एम्प्लॉय नंबर इज 7698, देन इट विल गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय, नॉट द किंग। इसका मतलब है कि जो भी डेटाबेस हम बनाते हैं, देखिए डेटाबेस में बहुत सारी टेबल हो सकती है, जैसा कि अभी मैंने ER डायग्राम में बताया था कि जैसे अभी लास्ट एग्जांपल था कि लोन था वहाँ पे, तो यानी बैंक का डेटाबेस आपने बनाया तो एक लोन टेबल, एक कस्टमर टेबल है, एक अकाउंट टेबल है, देयर आर सो मैनी टेबल्स। आई मीन हर एक टेबल में अपनी एक प्राइमरी की होती है, और उस प्राइमरी की मदद से हम उस पर्टिकुलर टेबल के डेटा को, आई मीन रिकॉर्ड को आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा टारगेट ये है कि हम किसकी मदद से हम डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, तो दैट विल बी एक्टिंग एज अ फॉर अस दैट इज अ की। तो यानी कि हमारे लिए यहाँ पर जो की का रोल करेगा इस पर्टिकुलर टेबल में वो एम्प्लॉय नंबर है। इसी तरह से अगर मैं डिपार्टमेंट टेबल में बात करूँ तो जो डिपार्टमेंट नंबर होगा वो की का रोल करेगा, क्योंकि अगर मैंने डिपार्टमेंट नेम को कहा कि भाई वो की रोल कर सकता है, हाँ कर सकता है। कई बार ये है कि हर डिपार्टमेंट का नाम एक है तो आप डिपार्टमेंट नेम की बात कर सकते हैं, बट यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि एम्प्लॉय नंबर भी उसका एक की एट्रीब्यूट की तरह काम कर सकता, नहीं कर सकता। इस टेबल में माना कि कोई नाम रिपीट नहीं हो रहा, बट आप अपने क्लास में स्टूडेंट के नाम इमेजिन करिए, तो यहाँ पर मैंने देखा कि हमारे ही क्लास में अमन के 3 स्टूडेंट है, अमन श्रीवास्तव, अमन गुप्ता। तो यहाँ पे क्या, इफ आई से कि प्लीज प्रोवाइड द, आई हैव द नेम ऑफ द स्टूडेंट बट आई वॉन्ट टू नो द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, देन द अकाउंटेंट विल कंफ्यूज, आई मीन हमारा जो HR डिपार्टमेंट होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा, बिकॉज आई टोल्ड हिम कि भाई मेरे पास केवल उस बच्चे का नाम है, मुझे उसका रोल नंबर, जॉब वगैरह सब बता दो, फीस वगैरह कितनी पेंडिंग है। तो वो क्या करेगा, वो जब डेटाबेस पे डालेगा तो वो क्या करेगा, भाई अमन नाम के जितने भी स्टूडेंट थे उनका सबकी इंफॉर्मेशन उसके सामने है, लेकिन आपको कौन से अमन का डेटा चाहिए था ये आप नहीं कर पाओगे। तो हम एक ऐसा एट्रीब्यूट बनाते हैं, एक ऐसा कॉलम बनाते हैं जिसमें हमने प्राइमरी की अप्लाई करी। प्राइमरी की एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसकी मदद से आप उस पर्टिकुलर डेटा के कंप्लीट डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं विदाउट एनी रिपीटेशन। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ईयर कि हम यहाँ पर कैसे की एट्रीब्यूट बनाते हैं। अब ये डिटेल में देखेंगे कि हम एक टेबल पे प्राइमरी की, कैंडिडेट की कैसे लगाते हैं। तो नाउ कम टू द अगेन, हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं अपने फंक्शनल डिपेंडेंसी पे। तो यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी पे मैंने आपको बताया कि
हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे अभी हमने देखा कि एम्प्लॉय नंबर पे बाकी सारे एट्रीब्यूट डिपेंडेंट हैं। आई मीन डिपेंडेंट का मतलब हम यहाँ उसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं मैथ में, हम सर्च कर रहे हैं। इफ आई नो द रोल नंबर, आई नो द एम्प्लॉय नंबर, देन आई कैन गेट द अदर इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय। तो दैट इज कॉल्ड द, अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन में रीड कर दे रही हूँ कि फंक्शनल डिपेंडेंसी डिटरमिन्स द रिलेशन ऑफ वन एट्रीब्यूट टू द अनदर एट्रीब्यूट इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब सबसे पहली चीज यहाँ पे डिनोट कैसे किया जाएगा, ये एरो से। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि अभी मैंने लिखा था y इक्वल टू एफ एक्स, मैथ्स में आप ऐसे लिखते थे, तो दैट मीन्स y इज अ डिपेंड ऑन दिस एफ एक्स। बट यहाँ पे मैं डिपेंडेंसी की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि हम यहाँ पे कंप्यूटेशनल की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ कोई वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं मैथ्स की तरह, हम सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि एक एट्रीब्यूट दूसरे पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हमने दो एट्रीब्यूट लिए, मान लीजिए एक x ले लिया, दूसरा y। तो यहाँ पर अगर x टेंड्स टू y, ये इंडिकेट करेगा कि ये जो x है, इस x को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट, और y को हम बोलते हैं डिपेंडेंट। अब देखो यहाँ पे लिखने का तरीका अलग है, ऊपर देखो अलग था कि ये इंडिपेंडेंट था, ये डिपेंडेंट। इसे डिटर्मिनेंट इसलिए बोल रहे हैं कि भाई अगर x की वैल्यू आपको पता है तो वो उस पूरे डेटाबेस में से y को ढूंढ के ला देगा। सपोज इफ आई नो द रोल नंबर और एम्प्लॉय नंबर, अभी मैंने जो टेबल डिस्कस की थी, इफ आई नो द एम्प्लॉय नंबर एंड यू वांट टू नो कि मैम 7839 मेरे को पता है एम्प्लॉय नंबर, आई वांट टू नो दिस एम्प्लॉय नेम, तो आई कैन टेल, क्योंकि मैं डेटाबेस में जाऊंगी और ये एम्प्लॉय नंबर की मदद से मैं उसके ठीक सामने यानी बगल वाले कॉलम पे जाके देख लूंगी कि एम्प्लॉय कॉलम में नेम में उसका नाम क्या है, तो मैं बता सकती हूँ कि यस इट इज अ किंग। तो आपने देखा कि इस x की वैल्यू अगर मुझे पता थी, आई मीन इसकी डिटर्मिनेंट है ये, अगर मैं इसकी वैल्यू हमें पता है तो हम y को बता सकते हैं, आई मीन y को सर्च कर सकते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ द एम्प्लॉय। तो दिस इज द फंक्शनल डिपेंडेंसी विच इज इंडिकेटेड हियर बाय एरो, यानी y जो है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आपको x पता है तो आप इसे y को ढूंढ के ला सकते हो। तो यहाँ पर इट इज इंडिकेटेड बाय दिस। अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक क्या है कि सपोज अगर मैंने यहाँ पे उसी को आप एक्स वाई लिख सकते हो, कहीं पे अल्फा बीटा लिखा होता है, एनीथिंग, आई मीन यहाँ अल्फा एक एट्रीब्यूट है, बीटा दूसरा एट्रीब्यूट है, यहाँ एक्स एक एट्रीब्यूट था, दो एट्रीब्यूट का मतलब कॉलम नेम। अब यहाँ पे इसके कुछ रूल्स हैं जो कि हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या चीज़ है। सपोज यहाँ पर मैंने कहा कि एक अल्फा एट्रीब्यूट है और एक बीटा एट्रीब्यूट है। तो अगर मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे 1, आप देख सकते हो कि 1, अगर 1 हमारे पास पता है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू a है। दैट मीन्स कि अगर मैं ये बोलूँ कि अल्फा इक्वल टू 1 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा। इफ आई नो कि मुझे किसी ने बोला है भाई अल्फा की 1 है, तो मुझे जरा बीटा की वैल्यू बता दो, तो आप बोलोगे जी बीटा जो है इसके बेसिस पे a आ जाएगा। इफ आई नो द कि अल्फा इक्वल टू 2, देन आप कह सकते हो कि बीटा की वैल्यू मैडम यहाँ पर b होगी, क्योंकि अगर अल्फा के ठीक सामने यहाँ पर देखें तो इस रिकॉर्ड, ये एक रिकॉर्ड हो गया, ये एक रिकॉर्ड हो गया, आई मीन ये R1 है, ये R2 है, टपल जिसे बोलते हैं, कुछ लोग यहाँ पे T1 T2 भी लिखते हैं। आप रिकॉर्ड की बात करेंगे तो R1 R2 कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे, ये रिकॉर्ड आप बोलिए या टपल बोलिए, बोथ आर सेम थिंग हियर। तो आपने यहाँ पे देखा कि अगर अल्फा की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू a है, आप इजिली बता सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि अल्फा की हर एक डिफरेंट वैल्यू के लिए आपको बीटा भी डिफरेंट मिल रहा है। तो ये जो है हम कहेंगे ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वैलिड है। ये वैलिड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि अगर अल्फा की वैल्यू 1 है तो हमें बीटा 1 मिल रहा है। इफ आई से कि यहाँ पर ओके, आई विल मेक हियर वन न्यू टेबल, लेट्स टेक हियर, ये अल्फा है और मैंने यहाँ पे ले लिया 1 और ये 2 ले लिया मैंने, एंड नाउ यहाँ पे मैंने लिखा a और यहाँ पे b लिखा और यहाँ पे c। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने अल्फा और बीटा लिया। अल्फा यहाँ पे देखिए, अगर अल्फा की वैल्यू 1 है,
इफ समवन सेइंग कि भाई मुझे पता है कि जो फर्स्ट कॉलम है उसकी वैल्यू जो है अल्फा की वैल्यू 1 है, आई वांट टू नो व्हाट विल बी द वैल्यू। तो अब यहाँ पे देखिए बीटा, आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या है, या तो ए होगा या बी होगा। दो ऑप्शन आपके पास दिख रहा है कि अल्फा की एक वैल्यू के लिए दो आंसर नहीं। अगर मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि इफ अल्फा इक्वल टू 1 देन बीटा इक्वल टू ए, अगर मेरे पास ये कंडीशन है कि भाई जहाँ जहाँ पे अल्फा है 1 है, भाई अगर एम्प्लॉय नंबर अगर मेरा 7839 है तो उसका नाम किंग है। अब मैंने आपको एक आईडी दे दी है, आई मीन वो मेरी प्राइमरी है कि वो जो आईडी जनरेट हुई है, आधार नंबर जनरेट हुआ है या एम्प्लॉय नंबर जनरेट हुआ है किसी का, वो एक आदमी के लिए केवल एक ही बार होता है, आई मीन उसको हम रिपीट नहीं कर सकते। तो मैंने कहा यहाँ पे ये जो है फिक्स है, अगर अल्फा 1 हो गया तो उसकी बीटा वैल्यू ए है। अब फिर मैंने कहा कि अल्फा फिर से आ गया, अगर अल्फा की वैल्यू 1 है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो बीटा बी हो गया, विच इज़ नॉट पॉसिबल। दिस इज called the wrong, I mean this is not valid, you can say functional dependency जो होगी वो वैलिड नहीं होगी। कारण क्या है कि अगर मेरे पास एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर 7839 है और मैंने दोबारा उससे पूछा कि भाई 7839 की वैल्यू मैं एक बार क्या 10 बार क्वेरी कर सकती हूँ, तो उसको हर बार आंसर ए ही देना है, ये नहीं कि एक बार वो ए बताए और बी। तब तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपका डेटाबेस कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई 7839 का अगर मैंने रोल नंबर या एम्प्लॉय आईडी बताई तो उसका नाम या तो किंग होगा या स्कॉट होगा, ऐसा नहीं होता, या तो केवल किंग होगा या फिर केवल स्कॉट होगा। तो इसका मतलब है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो है, जो हमारे लिए की एट्रीब्यूट का काम कर रहा है, अगर उसकी वैल्यू सेम है तो उसकी बीटा की वैल्यू भी सेम आनी चाहिए। अगर ये डिफरेंट है, सपोज करिए यहाँ पर मैंने लिखा, एक और टेबल मैंने बनाया, अब हम यहाँ पर देखते हैं, ऐसा कर लेते हैं अल्फा बीटा, मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 और 3। अब मैंने यहाँ पे लिखा ए और मान लीजिए मैंने ये बी लिखा, तो आप देख रहे हैं कि अल्फा की दो डिफरेंट वैल्यू है। आई मीन अल्फा इक्वल टू अगर मैंने 1 लिखा तो बीटा यहाँ पर ए, दैट इज पॉसिबल, करेक्ट है, आई मीन बीटा हो सकता। इफ आई राइट हियर अल्फा इक्वल टू 2 एंड देन बीटा इक्वल टू ए, देन दिस इज ऑल्सो करेक्ट। कारण क्या है, यहाँ पर अल्फा अलग है, ये यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है ना, हमने जिसे प्राइमरी की बना रखा वो यूनिकली थी, यानी कि अगर अल्फा की डिफरेंट वैल्यू है तो बीटा की वैल्यू सेम हो सकती है, इट कैन बी सेम। आई मीन आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे अभी मैंने बोला था अमन हमारी क्लास में 3 बच्चे हैं, तो आप देखिए अमन श्रीवास्तव का अलग रोल नंबर है, सपोज उसका 1 है, अमन गुप्ता का रोल नंबर 2 है, एक और शायद अमन है, थर्ड जो अमन है उसका रोल नंबर 3 है। आप देख रहे हैं कि उनके रोल नंबर सेम नहीं है, उनके रोल नंबर डिफरेंट है, बट अगर हम नाम की बात करें तो यहाँ पर नाम क्या है, यहाँ पर सेम है। आई एम जस्ट टेकिंग द फर्स्ट नेम, तो नाम यहाँ पे क्या तीनों का सेम है, बट इस सेम की वजह से हमने उसको क्या किया, एक अलग यूनिक नंबर प्रोवाइड किया था जिससे हम उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमारे नाम रखे, अगर सपोज करो मेरी फैमिली में हम लोग 5 ब्रदर एंड सिस्टर हैं, अगर मेरे फादर ने सबका नाम एक ही रखा होता, सपोज मान लो एक्स रखा है, तो अगर वो किसी एक को कॉल करते तो सबके सब आ जाते। इसी तरह से सपोज इफ आई एम टीचिंग इन द क्लासरूम और अगर मैंने सिर्फ यहाँ पर कॉल किया अमन, तो वो क्लास के अंदर 60 स्टूडेंट है, लेकिन 60 में से भी मैंने बोल दिया केवल अमन, तो अमन के जो 3 यहाँ पर स्टूडेंट वो तीनों खड़े हो जाएंगे, यस मैम, वो तीनों एक साथ प्रेजेंट बोलेंगे। इफ आई एम नॉट डिफ्रेंशिएटिंग विद देम, आइदर आई कैन डिफ्रेंशिएट बाय द रोल नंबर, आई मीन जिसको हमने उनको यूनिकली प्रोवाइड किया है, या फिर मुझे उनके नाम के आगे एक सरनेम बोलना पड़ता जो मुझे पता था, अमन श्रीवास्तव, अमन गुप्ता, तो वो पर्टिकुलर स्टूडेंट खड़ा होगा जिसको मैं बुला रही हूँ। आई मीन बिकॉज एक बार में मैंने तो किसी एक को कॉल किया, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास क्या होता, कई बार क्या होता, अमन श्रीवास्तव का ही क्लास में 3 नाम होता, यानी एक ही सरनेम का भी 3 बच्चा हो जाता। तो इस वजह से यूनिवर्सिटी क्या करती है, आपको एक यूनिक नंबर प्रोवाइड करती है, जिस तरह से आपका पैन नंबर, आधार नंबर, इसी तरह से जब आप जॉब करते हो तो आपका एम्प्लॉय आईडी होता है, कॉलेज में पढ़ते हो तो आपका स्टूडेंट रोल नंबर होता है स्कूल कॉलेज में, वो इसी वजह से दिया जाता है ताकि अगर मुझे रोल नंबर पता है तो हम उसके बेसिस पे बाकी डेटा इन्फॉर्मेशन को निकाल सके। तो दिस इज कॉल्ड द फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर अल्फा की वैल्यू सेम है, यानी कि इसको अगर मैं समरी बनाऊं यहाँ पर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल में जब आप करोगे
तो आपने देखा कि यहाँ पर अगर अल्फा की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है, पहला पॉइंट क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि इफ अल्फास वैल्यू इज डिफरेंट देन बीटा कैन बी एनीथिंग। भाई बीटा की वैल्यू सेम हो या डिफरेंट हो, वैसे इस टेबल में हम देख सकते हैं सभी डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्या, इफ अल्फा वैल्यू इज डिफरेंट देन बीटा कैन बी एनीथिंग एंड देन इट इज अ वैलिड। ये जो रिलेशन होगा, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी जो होगी वो वैलिड होगी, क्योंकि बीटा यहाँ पे हो सकता सेम हो, यहाँ पे 2-3 अमन वाले बच्चे हो जाए। अब मैंने कहा कंडीशन कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी कि जब अल्फा की वैल्यू रिपीट हो रही हो, जैसे 1 1 और 2 लिया था, ये 1 जो है ए पे जा रहा था और ये जो 1 है ये बी पे जा रहा था। अगर एक रोल नंबर है, यहाँ पर रोल नंबर सेम है, तो उन दोनों का आउटपुट जो होना चाहिए, नेम जो होना चाहिए सेम आना चाहिए, क्योंकि एक नेम को मैंने एक ही रोल नंबर प्रोवाइड किया, डिफरेंट नहीं किया है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो है नॉट वैलिड होगा, ये जो केस अभी मैंने आपको बताया ये वाला वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इफ अल्फा वैल्यू इज सेम देन बीटा मस्ट बी सेम। अगर बीटा सेम है, अगर अल्फा की वैल्यू सेम है तो बीटा की वैल्यू भी सेम आनी चाहिए। यहाँ पर बी नहीं बल्कि ए आना चाहिए, तब तो हम ये कहेंगे कि ये वाली कंडीशन भी क्या होगी, वैलिड होगी। अगर ये डिफरेंट आ रहा है तो ये वैलिड नहीं होती, यानी इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे इफ अल्फा वैल्यू इज सेम देन द बीटा मस्ट बी द सेम होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा। तीसरे केस में क्या है कि सपोज करो आपकी यहाँ पर अल्फा है तो सारा यहाँ पर ये देखिए डिफरेंट है, ये वाला ही मैं ले रही हूँ, और बीटा की ये वैल्यू मैं कट करके यहाँ पे सपोज करो मैंने यहाँ पे सभी को ए ए ए ए कर दिया। 1 रोल नंबर 1 का नाम भी ए है, बी का 2 का भी नाम ए है, 3 का भी ए है और 4 का भी ए है। तो आप देख रहे हैं कि बीटा की सारी वैल्यू सेम है बट अल्फा की वैल्यू डिफरेंट है, तो दिस केस इज ऑल्सो वैलिड। इट कैन बी, क्योंकि राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट पे डिपेंड कर रहा है। बीटा को जो हम रिट्रीव कर रहे हैं, जो हम बीटा की वो सर्च कर रहे हैं, वो अल्फा के बेसिस पर कर रहे हैं, और अल्फा तो यूनिकली है, सिंगल है। तो ये 3 केसेस है जहां पर आप देख रहे हो। इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है, जो मैथमेटिकली आप कह सकते हो एक्सप्रेशन से यहाँ पर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया द मीनिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बीटा कैन बी रिट्रीव्ड और सर्च व्हेन वी नो द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो हमें अगर अल्फा की वैल्यू पता है तो हम बीटा को रिट्रीव कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला होता है फंक्शनल डिपेंडेंसी का कि अगर मैंने 2 यहाँ पर लिया है, ये देखो, ये यहाँ पे इसको T1 बोल दिया, इसको T2 बोल दिया, यानी फर्स्ट रिकॉर्ड है, और मैंने कहा कि T1 ऑफ अल्फा इक्वल टू T2 ऑफ अल्फा। अगर अल्फा का मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे तो देखिए 1 मैंने लिया, अगर मैंने अल्फा की वैल्यू 1 लिया है फर्स्ट रिकॉर्ड में, जैसे ये टेबल थी, अगेन मैं यहाँ पे बना लेती हूँ इस केस के लिए, दैट इज अल्फा बीटा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इसकी वैल्यू a है और इसकी भी वैल्यू है, यहाँ पे 2 ले लिया, इसकी वैल्यू b ले ली। तो अब आप देखिए कि T1 अल्फा, ये जो आपका जो है फर्स्ट रिकॉर्ड है, ये T1 है और ये आपका T2 हो गया। तो मैंने यहाँ पे लिया T1, दैट मीन्स फर्स्ट रिकॉर्ड T1 ऑफ अल्फा, अल्फा ये है आपका क्या है 1 है, यहाँ पे T2 ऑफ अल्फा ये भी क्या है आपका 1 है, दोनों इक्वल है, क्योंकि अगर मैंने बोला ये T1 अल्फा है और ये आपका यहाँ पे T3 ले लिया, कैन आई से T1 ऑफ अल्फा इक्वल टू द T3 ऑफ अल्फा? नो, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 1 है बट यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 2 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है तो प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है, जब अल्फा की दोनों T1 अल्फा और T2 अल्फा दोनों बराबर है, दैट मीन्स दोनों की वैल्यू 1 है, तो इनका जो बीटा आना चाहिए, दैट मीन्स T1 ऑफ बीटा मस्ट बी इक्वल टू द T2 ऑफ बीटा। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, आपने यहाँ पर देखा, तो ये कंडीशन आनी चाहिए कि अगर T1 ऑफ अल्फा यानी फर्स्ट रिकॉर्ड का अल्फा दूसरे रिकॉर्ड के अल्फा के बराबर है तो उसका बीटा वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, दैट मीन्स दिस टेबल यू कैन सी। यानी कि अगर देखें तो ये भी ए है और ये भी ए है, दैट मीन्स ये कंडीशन सही हो गई, तो आपकी ये जो टेबल है ये वैलिड है। कब होगा, सपोज करो अगर यहाँ पे ए की जगह बी होता और मैंने यहाँ पे लिखा ए और इसको लिख देते बी, तो आप कहते ये वैलिड रिलेशन नहीं है। दैट मीन्स अगर भाई अल्फा सेम है तो उसकी जो वैल्यूज आनी चाहिए जिसको हम सर्च कर रहे हैं वो वैल्यूज भी यहाँ पर सेम आनी चाहिए। अगर नहीं आ रहा, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है वो रिलेशन, दैट मीन्स वो टेबल जो है वो वैलिड नहीं है, फंक्शनल डिपेंडेंसी को होल्ड नहीं कर रहा है, आप ये कह सकते हैं।
तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसी, बेसिक कॉन्सेप्ट यू कैन से हियर। लेट्स टेक, यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी एम्प्लॉय का बता ही रखा है, वही चीज़ यहाँ पर है कि एम्प्लॉय आईडी कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई द एम्प्लॉय नेम एट्रीब्यूट, जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया है। नाउ टाइप्स ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसी। टाइप्स ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसी आप यहाँ पर देखोगे दो तरीके की है। द फर्स्ट वन इज द ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड द सेकेंड वन इज द नॉन ट्रिवियल। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल का। कारण क्या है कि ये एग्जाम में भी आता है, और दूसरा अगर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आपको आगे का जो न्यूमेरिकल, इसके ऊपर न्यूमेरिकल है, लॉजिकल वाले ऑटोमेटा की तरह न्यूमेरिकल है, तो यहाँ पर वो सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी और नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, देन यू विल अंडरस्टैंड। सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा ओके रोल नंबर लिखा, और साथ में आपका यहाँ पर मैंने लिखा नाम, नेम, और मैंने बोला कि ये रोल नंबर और नेम अगर आप किसी को बताते हो तो वो आपका नेम बता देगा। तो कैन आई से दिस वन इज द मीनिंगफुल? आप कहोगे मीनिंगलेस। अरे आप अकाउंटेंट के पास गए कॉलेज में, रजिस्ट्रार ऑफिस के पास, और आपने उसको बताया कि भाई मेरा रोल नंबर ये है और मेरा नाम ये है, तो क्या वो आपको रिप्लाई में आपका नाम बताएगा? या आपने पूछने गए थे वहां पर, आपको फीस जाननी थी कि आपने उसको रोल नंबर और नाम बताया, तो आप जानना चाहते थे मेरी पेंडिंग फीस कितनी है, बट दैट फेलो इज सेइंग योर नेम इज दिस। तो दैट मीन्स ये क्या हुआ कि ये एक मीनिंगलेस वैल्यू। आप तो इस तरह की अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी है हमारे पास, तो हम इसे बोलते हैं ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। जैसे यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा, तो ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी में आप देख सकते हो कि आपने रोल नंबर नेम बताया, तो नेम राइट हैंड साइड पे आ गया। तो दैट मीन्स आप यहाँ पर अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ, ए बी टेंस टू ए है, या आप कह सकते हो ए बी टेंस टू, मैंने लिखा बी, यानी आपको ए और बी पहले से ही पता था, और आपने जब उसे ए और बी बताया तो उसने आपको ए की वैल्यू बता दी, तो ये तो बेकार है, हमारे लिए यूजफुल नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं, बिल्कुल है, हमें लिखने का मन था, हमने लिख दिया, बट यहाँ पे हम इसे किस टाइप की फंक्शनल डिपेंडेंसी बोलेंगे? इसे ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। व्हाई इट इज अ ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है इसे हमने कहा अल्फा, और अभी क्योंकि नोटेशन मैंने बताया था तो उसको फॉलो करिए, अल्फा है और ये बीटा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो बीटा की वैल्यू बी आई है, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस। यू कैन से कि beta is a subset of alpha. If beta is a subset of alpha, then आप कहेंगे कि this one is the trivial functional dependency. क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि A is a subset of AB. हमने जो रजिस्ट्रार को बताया था, मैंने उसे A और B की वैल्यू बताई, तो मुझे फिर से A बता रहा है, या आप कह सकते हो फिर से मुझे B बता रहा है। तो आप देख सकते हो चाहे मैं AB टेंस टू A लिखूँ या AB टेंस टू B लिखूँ, यू कैन से B is also the subset of ए बी। तो अगर जो हमारे पास राइट हैंड साइड में जो एट्रीब्यूट है, अगर वो लेफ्ट का ही सबसेट है, तो इस तरह के फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम बोलते हैं ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, विच इज़ नॉट वेरी यूजफुल। बट अगर क्वेश्चन में है तो हमें पता होना चाहिए कि इस तरह की फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी बोलते हैं। अब नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है? देखिए यहाँ पर और भी एग्जाम्पल है, जैसे इन्होंने कहा कि ए टेंस टू बी है एंड has the trivial functional dependency because B is a subset of A, और उसने कहा कि B जो है A का सबसेट है, बट इससे क्लियर नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको A B लिया कि अगर लेफ्ट हैंड साइड A B है तो उसका एक पार्ट हो सकता है A, जैसे रोल नंबर नेम, और उसी नेम को आप रिट्रीव कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, भाई आपको ऑलरेडी नेम और रोल नंबर पता था, तो नाम ढूंढने का क्या फायदा है? तो इस तरह का फंक्शनल डिपेंडेंसी ट्रिवियल है। नॉन ट्रिवियल क्या? जस्ट इसका उल्टा। दैट मीन्स कि आप यहाँ पे ए बी आपको पता है और आप उसकी सैलरी ढूंढ रहे हो या आप उसकी फीस ढूंढ रहे हो। दैट मीन्स रोल नंबर और नेम मुझे पता है और मैं जाके अकाउंटेंट से पूछूं भाई मेरी फीस बता दो, कितनी फीस बाकी है, तो आप ये देख रहे हैं कि सी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए बी। सी की वैल्यू जो है वो ए बी की किसी भी वैल्यू से मैच नहीं कर रही है, बल्कि ए बी की मदद से आपने एक नई वैल्यू को सर्च किया, एक नया आप स्टूडेंट का रोल नंबर और नाम आपने बताया तो उसने आपको आपकी फीस बताई। तो इस तरह की फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम बोलेंगे नॉन ट्रिवियल। दैट मीन्स राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट नहीं है। दैट मीन्स यू कैन से यहाँ पे कि अगर मैंने यहाँ पर लिया ए बी टेंस टू सी,
देन सी आप देख सकते हो यहाँ पे नाम से भी कि ए सी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए बी, आई मीन ये इसका पार्ट नहीं है, जबकि पीछे मैंने क्या लिया था, उसका पार्ट लिया था। तो दिस इज द वे यू कैन यहाँ पर चेक कर सकते हो कि एक जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो ट्रिवियल है कि नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो आप देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है, आई मीन विद द हेल्प ऑफ टेबल यू कैन से कि यहाँ पर इन्होंने एक टेबल कंसीडर की है जिसमें एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नाम है, दो है। ओके, आई विल हाईलाइट दिस। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इन्होंने कहा कि कंसीडर टू कॉलम दैट इज एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम जो मिल के है वो एम्प्लॉय आईडी को रिट्रीव कर रहा है। तो इसका मतलब है ये ट्रिवियल हो गया। भाई क्यों ट्रिवियल हुए, लेफ्ट हैंड साइड भी एम्प्लॉय आईडी आपको दिख रहा है और राइट में भी दिख रहा है, तो आप उसकी मदद से अगर आप फिर से एम्प्लॉय आईडी ही रिट्रीव कर रहे हो तो दिस वन इज द ट्रिवियल हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर आप नॉन ट्रिवियल का देखिए, यहाँ पे क्या है कि सपोज अगर मुझे यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी पता है और मैं इसकी मदद से अगर नेम को रिट्रीव करूँ तो ये नॉन ट्रिवियल हुआ, क्योंकि नेम इज नॉट द सबसेट ऑफ एम्प्लॉय आईडी। इसी तरह से अगर मुझे एम्प्लॉय आईडी पता है और मैं उसका डेट ऑफ बर्थ निकाल लूँ, आदमी का डेट ऑफ बर्थ ढूंढ सकते, बिल्कुल ढूंढ सकती। इफ आई नो द एम्प्लॉय आईडी तो मैं उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे जाऊंगी, जो डेट ऑफ बर्थ का कॉलम होगा उस पे जाके उसका वैल्यू ढूंढ लेंगे। इसी तरह से उस एम्प्लॉय की सैलरी ढूंढ सकते हैं, उसकी ज्वाइनिंग डेट ढूंढ सकते हैं। तो मीन्स इफ ए is a subset of B then it is called the trivial। और चलो मैं अल्फा बीटा की बात कर रहे थे, तो अगर मैंने अल्फा टेंस टू बीटा एक हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी है, इफ बीटा इज अ सबसेट ऑफ अल्फा देन इट इज अ ट्रिवियल। जो नोटेशन यूज किया है वही बता रही हूँ। इफ अल्फा टेंस टू बीटा एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है एंड बीटा इज नॉट द सबसेट ऑफ अल्फा, देन आप कहोगे कि ये नॉन ट्रिवियल है। नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी को एफ डी लिखते हैं शॉर्टकट में, तो एफ डी है। तो नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, अगर बीटा जो है अल्फा का सबसेट है तो वो ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो डोंट मिस द क्लास एक्चुअली।